हेलो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गुरपाल सिंह योर अकाउंटेंसी टीचर। सो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो we are going to discuss very important complete statement cash flow statements, in which we will cover today all three activities, as well as we are going to confirm 6 marks in your board examinations। ठीक है, आपका जो कंप्लीट 6 नंबर का CFS का स्टेटमेंट आता है, ठीक है, आपको पता है ना, मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था। मैंने सारे आपकी एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग के ऊपर भी वीडियो बना दी, क्वेश्चंस भी लगा दिए, इन्वेस्टिंग पे भी लगाई, राइट, फिनेंसिंग पे भी बनाई। ठीक है, मैंने तीनों स्टेटमेंट की ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस बना दी हैं। और आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट आप किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, जो कि बोर्ड के द्वारा आपसे पूछा जाएगा और 101% सर पूछा ही जाएगा। इज इट क्लियर? कंप्लीट रिकॉर्ड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कौन सी एक्टिविटी आती है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। उसके बाद में कौन सी एक्टिविटी आती है? सेकेंड वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, कौन सी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद में जो थर्ड एक्टिविटी है दैट इज व्हाट इज इट? इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Okay, so operating activity, what it operating activity records all the day-to-day operations of the business which reflect your business। ठीक है, कि जिससे हमारी बिजनेस की जो भी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो अफेक्ट होती हैं, एज वेल एज जो भी रेगुलर एक्सपेंसेस हम अपने बिजनेस में पेड करते हैं उनको जो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो भी इनडायरेक्ट इनकम आई है, यानी कि हमारे रेकरिंग जो भी बिजनेस की रेवेन्यू एक्टिविटीज़ है उनके थ्रू हम कितना कैश का इनफ्लो कर रहे हैं, कितना आउटफ्लो करेंगे, उसके बारे में वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। एज वेल एज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट दैट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कवर अप ऑल रेवेन्यू, यानी कि इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम फिक्स्ड असेट्स, राइट, which are not for the revenue purpose, okay, which are capital revenues। ठीक है, क्या जो आपका कैपिटल रेसिप्ट्स है, कैपिटल रेसिप्ट्स के थ्रू जब आपका कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, दैट ऑल ट्रांसैक्शन विल रिकॉर्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वो कहाँ रिकॉर्ड होंगी सर? दीज ऑल विल रिकॉर्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है बेटा। और फाइनेंसिंग में क्या होगा कि एवरी बिजनेसमैन हैव टू रेज फंड्स टू ऑपरेट देयर बिजनेस एक्टिविटी। फिर बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? पैसे की ज़रूरत होगी ना। तो फंड्स रेज करते वक्त कितना फंड्स का इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, फंड्स इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और सेपरेटली वी कैन प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट, FFS, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? FFS। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था, वेन एवर वी विल प्रिपेयर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट इट विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। किससे स्टार्ट करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से बेटे स्टार्ट करना है। और सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या क्या आएगा? आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस डिफरेंस ड्यूरिंग ईयर, जो भी 2 सालों का डिफरेंस है, ओके। उसके बाद में प्रपोज डिविडेंड इफ इट इज़ अंडर कंटीजेंट लायबिलिटी, तो जो प्रीवियस ईयर का है वही यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और वही आपका जब टैक्स पेड करेंगे तो लास्ट में क्या होगा? माइनस हो जाएगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। व्हाट विल कम? प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। तो बेटा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन भी यहाँ पे जो करंट ईयर का है दैट विल एडेड बैक हियर का, क्या होगा उसका? वो यहाँ ऐड हो जाएगा। क्या होगा? ऐड हो जाएगा। उसके बाद में क्या आ रहा है आपका? डिविडेंड हो गया, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन हो गया, ट्रांसफर टू रिजर्व, राइट, इट विल ऑल्सो एडेड हियर। ठीक है, अगर कोई टैक्स रिफंड हो रहा है वो आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सो बाई एडिंग ऑल दीज आइटम्स वी विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगा? वी विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको याद रखना है प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड भी अगर है तो वो भी आप यहाँ प्लस कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली उसको ऑपरेटिंग में दिखा सकते हैं। ठीक है, और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का
करंट ईयर का बैलेंस यहाँ ऐड होगा, प्रीवियस का कहाँ होगा, लास्ट में माइनस हो जाएगा। ओके, और आपको बहुत ही ध्यान रखना है, प्रपोज डिविडेंड में बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर कंटीजेंट लायबिलिटी के अंडर दिया हो तो प्रीवियस ही प्लस करना, प्रीवियस ही माइनस करना। अगर वर्किंग नोट में अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंडर दिया गया है, किसके अंडर दिया गया है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंडर, और कुछ नहीं लिखा है, कंटीजेंट लायबिलिटी हेडिंग खाली दे दिया गया है प्रपोज्ड डिविडेंड, तो सर करंट ईयर का ही आप यहाँ प्लस कर देंगे और प्रीवियस ईयर का माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू क्वेश्चन। सी क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर पायोनियर लिमिटेड। ठीक है, बैलेंस शीट हमारे पास गिवन दे रखी है एंड हेयर इट इज गिवन इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। ओके, और उसके बाद में नॉन करंट लायबिलिटी एंड वन थिंग सी हियर इन दिस शेयर कैपिटल में भी वर्किंग नोट लगा है और रिजर्व सरप्लस में भी लगा है। तो सबसे पहले तो इनके वर्किंग नोट को देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल इज गिवन 5 to 7, तो ये देखिए यहाँ पे शेयर कैपिटल राइज हो रही है, इट इज़ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का हो गया। एंड सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस द फर्म इज गेटिंग फ्रॉम 2 लाख टू 350, कितना हो जा रहा है, 2 लाख से 350 हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिफरेंस ड्यूरिंग द ईयर हाउ मच इट विल बी 1,50,000, कितना होगा, 1,50,000। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएंगे। बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग ऑलरेडी हमें पता है किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। फिर करंट लायबिलिटी हमारे ऑपरेटिंग के पार्ट है। देखिए ट्रेड पेबल्स 50 से 45 हो गया, ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अदर करंट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग ग्रांट बढ़ रहा है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगेन हेयर शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज गिवन, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में फिर से वर्किंग नोट लगा है, तो वर्किंग नोट 3 में आते हैं। अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखिए क्या दिख रहा है, प्रोपोज्ड डिविडेंड इज गिवन, राइट। सो प्रोपोज्ड डिविडेंड के पास देखिए कहीं पे कोई भी कंटीजेंट लायबिलिटी वाला सिस्टम नहीं है, तो आप करंट ईयर के ही दोनों आइटम को यहाँ से उठा करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते वक्त ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग इज हियर दैट इज नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट दिया हुआ उसमें भी नोट लगा हुआ है। ओके, तो चलिए आपको वो भी नोट दिखा देता हूँ। नोट में क्या दिया गया है, इसमें नोट नंबर 4 टेंजिबल एसेट दिए गए हैं बेटा 2 से 230 हो रहे हैं। देखिए कोई भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, इट मीन्स आप परचेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप खरीदोगे तभी तो करंट ईयर में वैल्यू बढ़ेगी, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। मैंने आपको बता रखा है ना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इफ फर्म इज परचेसिंग एनी एसेट इट इज रिलेटेड टू आउटफ्लो ऑफ कैश। हमें तो किससे मतलब है, एसेट से मतलब नहीं है। वी आर वॉचिंग हियर ओनली कैश, कि कैश आ रही है या जा रही है। इक्विपमेंट में देखिए 3 लाख से 270 पे हो गए, तो बेटा जब कोई इक्विपमेंट है, अब 80,000 का खरीदा भी गया है, तो आप 80 का प्लस भी कर देंगे, तो 270 80 कितना हो जाएगा, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा पूरा एक। ओके, एंड देयर इज वन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स 5,000, डेप्रिसिएशन 15,000 था। ओके, 3,000 चार्ज ऑन इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन 15 एंड 3,000 और चार्ज ऑन इक्विपमेंट एंड फर्नीचर। बेटा 15,000 आपका किसका है, इक्विपमेंट का है, आप बाई डेप्रिसिएशन लिखेंगे। उसके बाद में जो डिफरेंस क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा हो जाएगी, तो हेयर इट विल बी लॉस ऑन, ठीक है, उसका आपको अभी लेजर बना के मैं दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में इंटेंजिबल असेट्स पे आते हैं। इन इंटेंजिबल असेट्स अगेन नोट लगा हुआ है। इंटेंजिबल में पेटेंट दे रखा है, देखिए 1 लाख से 95 हो गया, तो कोई भी असेट्स अगर राइट ऑफ होगा तो ये कहाँ जाएगा, इट विल रिकॉर्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे, भी सारे काम करेंगे, ओनली हियर वी आर रीडिंग दिस क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 0 से 1 लाख हो रहे हैं, मीन्स खरीदे जा रहे हैं, तो ये हमारा किस में जाएगा सर, इट विल गोज टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और क्या हो रहा है, परचेस हो रहा है ना, जब बढ़ रही है वैल्यू, सिंपल सी बात है। नाउ बात करिए करंट इन्वेस्टमेंट्स की, किसकी बात करेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट। सर करंट इन्वेस्टमेंट क्या हो रहे हैं, एसेट्स हैं सारे, इन्वेंट्री इज लाइक 50 से 130 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल 80 to 120 बढ़ रहा है, तो माइनस हो जाएगा। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स इज डिक्लाइनिंग देन ओनली इट विल एडेड, तो अब हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पे तो बढ़ रही है ना, तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। सो नाउ कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड वर्किंग नोट, एंड फ्रॉम वर्किंग नोट वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर tax. Okay, so here you can see my working note number 4, okay, and 5.
इन दिस यू कैन सी प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड वाज 350 एंड एट द बिगनिंग इट वाज 2 लाख। तो नेट प्रॉफिट एक्चुअल ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया 50,000। अब मैंने क्या कहा था आपको क्या क्या ऐड करना है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन जो है हमारा किसका, करंट ईयर का ही प्लस होगा सर यहाँ पे, तो वो कितना है 50 है, 50 प्लस कर दीजिए। अब देखिए कहाँ से 50 आया, यू कैन सी हियर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50,000 है, करंट ईयर का मैंने बोला था ना दोनों उठेंगे, तो वही यहाँ पे हमने यूज़ कर रखे हैं। एंड प्रपोज डिविडेंड 70। तो टोटल फाइनली आई हैव गॉट इट हियर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन दैट इज 2,70,000। कितना है 2,70,000 है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन दिस एडजस्टमेंट इन योर नोटबुक। आप लोग जगह छोड़ देंगे पूरा 1 पेज, उसके बाद में वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करेंगे। एंड नोट डाउन दिस कंप्लीट वर्किंग नोट, ओके। अदरवाइज you will not able to get how we have to calculate net profit before tax. I am repeating again, this is the basic first step to start your operating activity or you can say cash flow statement. अगर यहीं से गलत हो गया तो आपका पूरे सारे आंसर ही इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बेटर है आपको नेट प्रॉफिट टैक्स पहले सबसे निकालना बहुत ज़रूरी है सीखना, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता है यू वॉच माई वीडियो अगेन एंड अगेन ऑल 6 वीडियोज़, ठीक है। हमने कैश फ्लो पे 6 वीडियोज़ बना रखी हैं, दिस इज़ द लास्ट वीडियो 6th वन। तो इससे पहले की 5 वीडियो आप देख लीजिए, हर वीडियो में मैंने NPBT बिफोर टैक्स जो है बार बार बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, दैट इज़ 2,70,000, ओके। सो नाउ प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑन द टॉप यू हैव टू राइट, ठीक है। और ब्रैकेट में आप कंपनी का नाम भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ तो नाम दे नहीं रखा है तो डायरेक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट डाल दिया, ओके। और आप अमाउंट के कॉलम यहाँ पे मैंने 1 बना रखा है, आप अपनी नोटबुक पे 2 बनाइएगा, ठीक है। एक आपका एडजस्टमेंट अमाउंट होगा और एक में आप फाइनल आंसर जो लिखेंगे तीनों एक्टिविटीज़ के। सो हियर नोट डाउन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दैट इज़ 2,70,000। कितना है 2,70,000, कितना है 2,70,000। इज इट क्लियर? नाउ कम टू पॉइंट एडजस्टमेंट फॉर। यहाँ प्रोविज़न फॉर भी लिखा है, आप एडजस्टमेंट फॉर भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट एडजस्टमेंट फॉर। क्या लिख सकते हो, एडजस्टमेंट फॉर। सो सबसे पहले हमारी हेडिंग डेप्रिसिएशन की आएगी। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट इज गिवन 15,000 and on furniture it is given 30,000. So both the depreciations you have to record here, 15,000 30,000. एंड पेटेंट्स वैल्यू हमने देखा था ना, इंटेंजिबल एसेट डिक्लाइन हो रहा था, सो पेटेंट्स ऑल्सो रिटर्न हियर हाउ मच 5,000, ठीक है। उसके बाद में आपको दिखा देते हैं यहाँ पे जो लॉस ऑन इक्विपमेंट ने बोला गया 5,000। हमने क्या कहा था आपको पिछली वीडियोस में कि कोई भी फिक्स्ड एसेट सेल होगा अगर उस पर लॉस है तो वो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर प्रॉफिट आया होता तो माइनस हो जाएगा। सो ओनली दीज 4 आइटम्स आर रिलेटेड टू एडजस्टमेंट फॉर, हम इनको लिख लेंगे। नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मीन्स क्या हुआ कि जो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस आएगा, क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो उससे पहले का हमने जब सम किया तो यू कैन सी हियर 270 इज ऑलरेडी गिवन, कितना दे रखा है 270, हाउ मच 270, ओके। एंड इन 270 द एडजस्टमेंट 15 20 50 55,000 इज दिस। सो 75 2 and 3,25,000 हमारा इधर का जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ओके। इज इट क्लियर टिल हेयर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके। सो नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट एड हेडिंग डिक्रीज इन करंट असेट्स। तो कोई एसेट डिक्रीज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद में उसके नीचे है, देखिए ये सारा मैं फिर से आपको कराऊंगा, यहाँ पे आप देखते रहिए, आई एम डूइंग हेयर। इसके बाद का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WCC जो हमारा आ चुका है, नाउ हेडिंग राइट लिख लीजिए एड डिक्रीज इन करंट असेट्स, ठीक है। कुछ नहीं है, इसी के नीचे ICA लिख दीजिए, इंक्रीज इन ICL, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में आप लिखिए आपका आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ रहा है, आप इसको प्लस का आइटम दिखा देंगे, दैट इज ओनली 2,000, ओके। नाउ राइट हेडिंग लेस
ICA, इंक्रीज इन करंट असेट्स, ठीक है। तो बेटा करंट असेट्स आपका कौन सा बढ़ रहा है, TR बढ़ रहा है 40,000, TR लिख दो। उसके बाद में अगला कौन सा असेट बढ़ रहा है आफ्टर TR, नेक्स्ट असेट विच इज इंक्रीजिंग दैट इज इन्वेंट्री। तो आप 80,000 माइनस का इन्वेंट्री कर दीजिए। ओके, सो नाउ ऑल द थिंग्स आर कंप्लीटेड हेयर रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल। मीन्स आपका एक लाइबिलिटी जो है वो बढ़ रहा था, एक लाइबिलिटी कम हो रहा था, और जो दो असेट्स थे वो आपके बढ़ रहे थे, इसलिए वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। सो नाउ इसका कैलकुलेशन किया हमने, तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट हो रही है 2,02,000। अब हमने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बताया था कि जो आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रीवियस ईयर का होता है, इट विल सब्ट्रैक्टेड एट द लास्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो हेयर वी हैव टू पेड, दैट इज मीनिंग उसका नाम क्या देना होता है, टैक्स पेड 30 कर दिया। सो हमारा फाइनल आंसर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आया, 1,72,000. It is coming positive, so we have to write it here, cash flow from operating activity. And after writing 172 inside the column, you have to write it in outside also, 1,72,000. Okay, now investing activity will start. सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो चीज़ सीधी सीधी दे रखी है, हम सबसे पहले तो वो लिख लेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट फिक्स्ड असेट्स। इन फिक्स्ड असेट टेंजिबल में नोट लगा हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली हम परचेस कर रहे हैं 1 लाख के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज़ 1 लाख। आप जब कोई भी असेट्स को परचेस करेंगे, सो कैश इज आउट, देयर इज आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द फर्म, सो यू हैव टू राइट इट इन ब्रैकेट, ये आपका माइनस का आइटम आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट वन थिंग इज ऑल्सो गिवन हियर, क्लियरली इट इज मैंशन दैट इन द वर्किंग नोट ड्यूरिंग द ईयर कॉस्टिंग 80,000 इक्विपमेंट वर परचेस्ड। 80,000 का इक्विपमेंट भी खरीदा गया है। ओके, सो वी विल राइट परचेस ऑफ न्यू इक्विपमेंट दैट इज 80,000। कितना आ जाएगा, 80,000। उसके बाद में बात आती है फिक्स्ड असेट्स की, टेंजिबल इंटेंजिबल। देयर आर टेंजिबल असेट्स वो 230 के हो रहे हैं, 30,000 इंक्रीज हो रहे हैं, दैट आर ऑल्सो रिटन हियर। दैट आर ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। ओके, बट देयर इज डेप्रिसिएशन, वो हमने ऑलरेडी ऑपरेटिंग में रिकॉर्ड कर दिया है। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर बेटा दिस अकाउंट। विच अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट। हम लोगों को इक्विपमेंट का अकाउंट बनाना होगा। एंड वेन एवर वी हैव प्रिपेयर्ड इट, यू हैव टू राइट इट टू बैलेंस BD 2 लाख जो आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, 80,000 के खरीदे थे, 280 हो गया, डेप्रिसिएशन 15,000 दे रखा था। ओके, सो वी विल राइट इट हेयर। उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस 230 है, 230 लिखेंगे, फिर 30,000 का 5,000 का लॉस था वो लिखोगे। तो डिफरेंस जो आएगी आपकी 280 से जब आप माइनस कर देंगे इसको 250 को, टोटल 250 हो जाएगा, 15 + 5 20 और 30 50। सो 30,000 जो आपका आ जाएगा बाई बैंक, इट इज़ द प्रोसीड फ्रॉम इक्विपमेंट। तो आप लोग लिख देंगे यहाँ पे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट 30,000 प्लस का आ जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम टिल हेयर? Anyone is having any problem here? No problem. Okay, and in depreciation the value is written off, so we will not write it here कि जो वैल्यू जितनी बढ़ रही है उतनी ही कम भी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि डेप्रिसिएशन देखिए फर्नीचर का कितना दे रखा है, दैट इज़ 15,000। फर्नीचर 3 लाख है, 270 इधर है। ओके, आपका कितना बढ़ रहा है, टू बैलेंस BD, after that 270 15,000। ओके, सो 15,000 इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एज डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि कोई असेट्स यहाँ सेल की बात ही नहीं करी गई थी। सो जो रिमेनिंग 15,000 है दैट विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। 30,000 डेप्रिसिएशन था विच वी हैव रिकॉर्डेड हियर ऑलरेडी इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में आप देख सकते हैं, इट इज़ गिवन ओनली 15,000। No, it is given, it is misprint here, it is not 3,000, this is your 30,000। जो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है ये 30,000 है, इसीलिए 270 + 30 आप डेप्रिसिएशन करोगे, सो दोनों साइड्स 3 लाख हो जाएंगी, इसलिए फर्नीचर इज़ नॉट सोल्ड एनीवेयर, ठीक है, फर्नीचर बेचा ही नहीं जा रहा है। ओके, इज इट क्लियर?
Now after this completely the answer will coming here, which answer is coming here, that is negative 180 minus 30 करेंगे 150 आ जाएगा. So it will be your cash flow from investing activity. ये क्या हो जाएगा हमारा cash inflow. Either you can write cash used in investing activity. Okay, is it clear? Now come to financing activity. In financing activity I have already told you, you have to write, अगर शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ रही है तो you have to write issue ऑफ शेयर कैपिटल. अगर पेमेंट हो रहा है किसी लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म का तो उसके लिए रीपेमेंट डाल सकते हैं. सो हेयर इशू ऑफ शेयर कैपिटल यू कैन सी फ्रॉम हेयर 2 लाख आ रहा है. सो 2 लाख लिख देंगे प्लस का बैंक का लोन का रीपेमेंट हो रहा था तो 2 रीपेमेंट लिख के माइनस कर देंगे. पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी है, मैंने कहा था ना जो प्रीवियस ईयर का होगा वो फाइनेंसिंग में माइनस होगा 50,000. सो फाइनली वी आर हैविंग इनफ्लो 2 लाख, आउटफ्लो 1 लाख. सो कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपका आ जाएगा 1 लाख. ओके, नाउ आप तीनों के आंसर का जब सम करोगे A + B + C यू विल गेट 1,22,000. ओके, एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग वर 2,05,000. दोनों का सम करा 327 आ रहा है एंड इट इज़ ऑलरेडी इक्वल्स टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर. सो आई होप यू हैव गॉट इट दिस कॉन्सेप्ट एंड you all the things related to cash flow statement are clear today. So solve all the numericals related to these activities again, and if any problem is there you can ask from me. Thank you students for watching this video, and if you are having any kind of problem in operating activity, watch all last videos. Everything will be clear. I have explained everything properly. Thank you students. Bye bye.